ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आगे विस्तार से चर्चा हर बड़ी खबर पर करेंगे, जिसमें केंद्र में आज डीजीएमओ की वो बातचीत है जो भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। पाकिस्तान की धरती पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा तांडव किया कि आतंक के ठिकाने तहस नहस कर दिए। 9 आतंकवादी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तानी एयर बेसेस नेस्तनाबूद की गई हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि बात अलग है कि वो हमेशा की तरह इस बार भी झूठ बोल रहा है और जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान उसे छुपाने की कोशिशें कर रहा है। हालांकि डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सारे झूठ बेनकाब कर दिए गए थे। एयरफोर्स ने बाकायदा सबूत पेश किए कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से आतंक के अड्डे थे जिन्हें तबाह किया गया। भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान का दिल माने जाने वाला पंजाब प्रांत में पहुंचकर वहां मुरिदके से लेकर बहावलपुर से लेकर और अन्य ठिकाने पीओजेके तक जो पहुंचे हुए हैं, फैले हुए हैं, जिसमें कोटली भी है, मुजफ्फराबाद भी है, इन तमाम जगह आतंकवाद के अड्डों को खाक में बदल दिया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो, ट्रेनिंग कैंप्स पर सटीक हमले भारतीय सेना की तरफ से किए गए। इन आतंकी अड्डों को मिट्टी में भारतीय सेना ने मिला दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी हमने मार गिराए। भारत की ये जवाबी कार्रवाई, इसमें पाकिस्तान सेना के कई अफसरों समेत 35 से 40 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं। और इसके बाद पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए भारत के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद सीजफायर हुआ। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, अगर सीजफायर तोड़ा तो फिर अंजाम बुरा होगा। बता देते हैं आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ आज बातचीत करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत की तरफ से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला बातचीत करेंगे आपस में। और दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं वो दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। बातचीत हॉटलाइन के जरिए की जाएगी। डीजीएमओ की बातचीत में कोई तीसरा पक्ष नहीं है, कोई तीसरा देश नहीं है, यह भी साफ कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि समझौते को लंबे वक्त तक कैसे बनाए रखा जाए, इसी के तौर तरीकों को लेकर चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के डीजीएमओ शनिवार शाम 5 बजे के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसके हालात की भी समीक्षा करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीरज से जानते हैं, दोपहर 12 बजे का नीरज समय तय किया गया है जब दोनों देशों के डीजीएमओ हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से चर्चा करेंगे। ऐसे में प्राथमिकता जाहिर सी बात है इस बात को दी जा रही है, जिसका जिक्र जनरल घई की तरफ से भी किया गया है कि साहब कैसे लंबे वक्त तक ये सीजफायर बना रहे, इसी के तौर तरीकों को लेकर चर्चा की जाएगी। नीरज, बिल्कुल रोमाना, जब 12 बजे बातचीत करेंगे हॉटलाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, तो अपनी तरफ से बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से जब शनिवार को 5 बजे युद्ध विराम पर सहमति बन गई थी, यानी कि फायरिंग रोकने पर सहमति बन गई थी, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन क्यों हुआ, एलओसी पर क्यों हुआ, जम्मू में और श्रीनगर में ड्रोन अटैक क्यों हुए, ये सारी जानकारी दी जाएगी। हालांकि बीती रात अगर हम लोग देखें तो बीती रात पूरी तरह से लगभग एलओसी पर भी, यानी कि जो कश्मीर घाटी से सटी हुई एलओसी है और जम्मू से सटी हुई एलओसी है, और साथ ही जो इंटरनेशनल बाउंड्री यानी पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहाँ सब पर शांति थी। किसी तरह की कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हुई, यहाँ तक कि कोई ड्रोन भी साइट नहीं हुआ। एक आध जगह पर कोई ऐसा सुनने में आया था, लेकिन बाद में वो भी मना कर दिया गया कि वो ड्रोन गलत खबर थी वो। तो ऐसे में भारतीय सेना ने साफ किया कि ये रात जो था 20 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि शांति रही थी बॉर्डर पर, एलओसी पर और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। ये सारी तो जानकारी करेंगे ही जब मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला को बताया जाएगा कि आपने क्यों किया, आगे अब किस तरह से आगे बढ़ना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कैसे बढ़ सकते हैं, और भारत की तरफ से ये साफ तौर से कहा जाएगा कि अगर आप फिर से ऐसा कोई हिमाकत करेंगे, दुस्साहस करेंगे, तो हमारी तरफ से और तगड़ा जो है कार्रवाई होगी। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि भारत का पक्ष लगातार रोमाना यही है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम इस विवाद को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा जो उद्देश्य था, हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, हमने पूरा कर लिया है। जो नरसंहार पहलगाम में हुआ उसके जो दोषी थे
उनके जो ठिकाने थे, उनके हेडक्वार्टर थे, वो हमने तबाह कर दिए। उनकी जो हायरकी थी, जो टॉप कमांडर्स थे, IC 814 हो, पुलवामा हो या पहलगाम का भी, जो जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, उनके जो टॉप मास्टरमाइंड थे, आका थे, उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना जो उनको सपोर्ट करती थी, उनको भी हमने बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। सरगोदा तक भी भारत की पहुंच हो चुकी। सरगोदा जहां पर पाकिस्तानी सेना के पूरा आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो वहां पर रहता है। कहा तो ये भी जाता है कि वहां पर उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स भी का भी स्टोर है, तो वहां तक हमारी रीच है, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। अब ब्लैकमेलिंग आपकी नहीं चलेगी, आप सुधर जाइए, वरना अगली बार जो होगा वो हमारी रीच, जो अभी रावलपिंडी में हमने एयर डिफेंस सिस्टम आपके तबाह किए हैं, हम उससे भी आगे जाकर रावलपिंडी में पहुंच सकते हैं। और आपको जो आपकी सेना है और जो आपके जनरल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं आतंकियों को और पहलगाम नरसंहार कराया, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। रहिए मेरे साथ नीरज राजपूत, पे लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भले ही हो गया है, लेकिन भारत पाकिस्तान की नीयत को अच्छी तरीके से जानता है, समझता है, और इसीलिए हर मोर्चे पर हम पूरी तरीके से सतर्क हैं। इसी सतर्कता को लेकर अब से कुछ ही देर पहले इसरो के चेयरमैन ने एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच इसरो चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन का बड़ा बयान, भारत के 10 सैटेलाइट्स कर रहे हैं 24 घंटे निगरानी, हमारी सीमाएं और देश का हर नागरिक पूरी तरह सुरक्षित है। ये इसरो के चेयरमैन की तरफ से देश को भरोसा दिया गया है। 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. Our neighbors, you all know, I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and entire northern part we have to monitor continuously. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, पाकिस्तान का मान मर्दन कर दिया, बल्कि भारत ने पाकिस्तानी सरकार को भी घुटनों पर ला दिया, उसके मुंह से मुखौटा नोच डाला। 7 मई को सबसे चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जब मुरिदके में मारे गए आतंकवादियों के लिए बाकायदा जो नमाज़े जनाजा थी, लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ वहां वो नमाज पढ़वा रहा था। पाकिस्तानी फौजियों के साथ वो वहां नजर आया था। उसे ना कोई डर था, ना किसी तरीके की कोई शर्म, सीधे कैमरे के सामने। और ये नज़ारा जो है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद के बीच कोई फर्क है ही नहीं, पूरी तरीके से साठगांठ। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने वीडियो में दिख रहे आतंकवादी को एक नेता बता दिया है। सबूत दिखाने के चक्कर में पाकिस्तानी सेना ने उसका नेशनल ID तस्वीर और नंबर के साथ जारी किया है। तस्वीर देखिए आप, ये वही ID है जिसे पाकिस्तान की सेना ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया और कहा कि ये आतंकी है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तानी सेना यहां खुद ही अपनी पोल खोलती नजर आई है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं जो साबित कर देगी कि पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह है। उसकी फौज खुद आतंकवादियों की ढाल बनी हुई है। पाकिस्तान ने जो कागजात पेश किए हैं उसमें हाफिज अब्दुल रऊफ का नेशनल ID नंबर और जानकारी हूबहू 100% उन कागजात से मैच करती है जो US सैंक्शन लिस्ट में है। इस लिस्ट में अमेरिका ने हाफिज अब्दुल रऊफ को लश्कर का आतंकवादी और मोस्ट वांटेड बताया है, और ये तमाम जानकारियां जो पाकिस्तान की तरफ से साझा की गई हैं, ID दिखाते हुए इस शख्स का वो हूबहू मैच कर रही हैं अमेरिका की US सैंक्शन लिस्ट में जो इस आतंकवादी के बारे में जानकारियां हैं उनसे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, भारत ने पाकिस्तान का सच दुनिया को दिखाया, पाकिस्तान ने फिर उसको लेकर झूठ का जाल बुना, लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं बचा है ना पाकिस्तान के पास। जो पाकिस्तान की तरफ से ID जारी की गई थी इस शख्स को लेकर, वही तो मैच कर रही है। US सैंक्शन लिस्ट में जो जानकारियां इस शख्स को लेकर दी गई थी, जिसके तहत इसको मोस्ट वांटेड लश्कर का आतंकवादी करार दिया गया था, वही तो है ये शख्स। अब कहां बचा कोई शक व शुबा? नीरज,
बिल्कुल रोमाना, ये बिल्कुल साफ है कि जो जनाजा पढ़ा गया था उसमें वो एलईटी का कमांडर है, मुरीदके में जो टेररिस्ट मारे गए थे उनका जो जनाजा था उसमें जो नमाज पढ़ी गई थी वो अब्दुल रऊफ ने पढ़ी थी, जो कि खुद डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। यूएस ट्रेजरी ने उसको जो है ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस किया हुआ है। भारत तो पहले ही कर चुका है अब्दुल रऊफ को। और आप ये देखिए कि जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट मारे गए थे, उनके जनाजे में पहुंचे कौन कौन लोग। उनके जनाजे में पहुंचे जो लाहौर में जो 4 कोर है पाकिस्तानी सेना की, उसका जो जीओसी पहुंचा, कमांडर इन चीफ पहुंचा, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, उसके साथ पहुंचा लाहौर में जो 11 इन्फेंट्री डिवीजन तैनात रहती है पाकिस्तानी सेना की, उसका जो जीओसी है मेजर जनरल राव इमरान सरताज पहुंचा। और कौन पहुंचा आप देखिए ना, पंजाब पुलिस का आईजी पहुंचा, डॉक्टर उस्मान अनवर पहुंचा। और कौन पहुंचा उसके अलावा, जो लाहौर में ही जो ब्रिगेड है 15 हैदराबाद मैकेनाइज्ड ब्रिगेड जो है उसका जो कमांडर है ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, वो पहुंचा वहां पर। और कौन पहुंचा ये आप देखिए, पंजाब असेंबली जो उनकी विधानसभा है पंजाब असेंबली, उसमें जो मलिक शोएब अहमद बर्थ, जो कि उनका हम कह सकते हैं एमएलए, जो हमारे समकक्ष होते हैं एमएलए, वो एमएलए कौन है, वो भी पहले पाकिस्तानी सेना का कमांडर रह चुका। तो आप ये देखें ना कौन कौन लोग पहुंचा उस जनाजे में। और जनाजा कौन पढ़ा रहा है, वो ग्लोबल टेररिस्ट जो है, वैश्विक आतंकवादी जिसका आपने जिक्र किया, बिल्कुल साफ है। हमारे पास पूरी तस्वीरें हैं, वो उसका वीडियो भी है उस वक्त का। भारतीय सेना ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ तौर से इस तस्वीर को उसके नाम के साथ और दिखाया गया कि कहां पर, यहां तक बताया कि यहां पर खड़े हुए हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग खबर आ रही है रोमाना, आप मुझे जस्ट एक दे दीजिए, मैं आपको तुरंत बता रहा हूं। ये जो जानकारी आई है, मीडिया ब्रीफिंग एक बार फिर से आज दोपहर 2:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग है, डीजीएमओ की तरफ से होगी ऑपरेशन सिंदूर पर जी। ये अभी की तुरंत तो मतलब नीरज दोपहर 2:30 बजे जो मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी, जिसकी आप ये इसी वक्त ये खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बता दें कि डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है वो आज दोपहर 12 बजे होगी और इसके बाद डीजीएमओ की तरफ से एक बार फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी। मतलब डीजीएमओ स्तर की बातचीत में जो कुछ होगा उसकी जानकारी कह सकते हैं कुछ हद तक देश के साथ साझा की जाएगी। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल, जो बातचीत 12 बजे जो बातचीत होनी है हॉटलाइन पर डीजीएमओ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गही की, उनके समकक्ष जो है पाकिस्तानी सेना में मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला, उनसे जो बातचीत होगी इस हॉटलाइन पर, वो उसकी बातचीत करेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ और डिटेल्स सामने आई है, शायद वो उसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो साझा की जाएगी। ये अभी अभी भारतीय सेना की तरफ से जो जानकारी जो है एबीपी न्यूज को दी गई है। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी नीरज राजपूत दे रहे हैं कि 12 बजे डीजीएमओ स्तर की बातचीत है और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे ये डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जानकारी देश को दी जाएगी कि आखिरकार डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है। इस बीच पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि अब वो अपनी पोल खुद खोल रहा है। कल पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद ही फंस गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पाकिस्तान भारत में जिन 26 जगह हमले का दावा कर रहा है उसकी कोई फोटो पाकिस्तान नहीं दिखा पाया। देखिए कैसे खुद फंस रहे हैं। सबूत के तौर पर सिर्फ उधमपुर एयरबेस के लॉन की एक फोटो पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई है। भारतीय ड्रोन रावलपिंडी तक कैसे पहुंचे इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। भारतीय डीजीएमओ द्वारा दिए गए सबूतों का कोई जवाब पाकिस्तान ने नहीं दिया। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन द्वारा किए गए हमलों को भी उपलब्धि मान लिया है। तो कुल मिलाकर यह पाकिस्तान की हालत है। खुद पाकिस्तान के जनरल मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपनी पोल खोल रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नूर खान बेस पर हमले के दौरान मुनीर को छिपा दिया गया था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को बंकर में छिपा दिया गया था। हमले के दौरान 2 घंटे तक जनरल आसिम मुनीर बंकर में ही छिपा रहा था। पाकिस्तानी सेना मुनीर का ठिकाना बदलने की तैयारी कर रही है। ये बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद है और जरा आशीष से जानते हैं। आशीष, नूर खान बेस जिस वक्त भारत ने इस बेस पर हमला किया, क्या उस वक्त इसी बेस पर जनरल आसिम मुनीर मौजूद था जब उसे बंकर में छिपाने की नौबत आई? देखिए, रावलपिंडी में रोमाना पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है और जिस तरह से नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया था और डीजीआईएसपीआर की तरफ से कल बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे थे, उसके बाद भारत ने पलटवार करते हुए ये बड़ा खुलासा किया जो हमें सोर्सेज बताते हैं। उसके मुताबिक
संभवतः पाकिस्तान आर्मी चीफ को इस दौरान बंकर में छुपा करके रखा गया। और दूसरी बड़ी जानकारी जिसका आप जिक्र कर रही थी, इस तरह के इनपुट हैं कि अब पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसी स्थिति में जबकि भारत ने बड़ा करारा पलटवार किया था, उसका ठिकाना भी बदला जा रहा है पाकिस्तान में। ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि भारत किस हद तक स्ट्राइक बैक करने में कामयाब हुआ कि उसका जो खौफ है, उसका जो डर है, वो राइट ऑन टॉप तक गया, पाकिस्तान आर्मी चीफ तक। इस तरह के हालात पैदा हो गए थे। आप ठीक कह रही थी बिल्कुल कि ये लेट नाइट जो DGISPR पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो फर्दर पाकिस्तान को उसने एक्सपोज करते हैं। भारत ने बड़ा करारा पलटवार किया है, बड़े सवाल पूछे हैं कि सिर्फ क्यों 26 एयरबेसिस की अगर आप बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी तस्वीर या कोई भी सैटेलाइट या टेक्निकल प्रूफ, इमेजेस कुछ भी रख पाते, जो वो नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप लगाए थे कि भारत के मिसाइल भारत में इधर से उधर सिरसा से अमृतसर जाके गिर रहे, इसका क्या प्रूफ दे सके, इसका कोई प्रूफ नहीं दे सके। ये आरोप लगाया था कि पेशावर तक भारत के ड्रोन पहुंच गए थे, इसका कोई साक्ष्य, कोई आधार, कोई प्रूफ पाकिस्तानी सेना देने में नाकामयाब रही। इस तरह के जो आरोप लगाए थे उसको लेकर के एक तरह से मुंह की खाई है पाकिस्तान सेना ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको लेकर के भारत ने पलटवार किया है और बड़े सवाल पाकिस्तानी सेना से पूछे जिसके जवाब पाकिस्तानी सेना के पास नहीं है। लिहाजा रोमाना पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना कल अपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशीष। तो आशीष बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से DGISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें एक्सपोज हुई है। और देखिए किस तरीके का डर और दहशत पाकिस्तान की सेना में थी कि अपने जनरल को भी उन्हें 2 घंटे तक बंकर में छिपा कर रखना पड़ा। ये हिंदुस्तान का दबदबा और इसी के आगे पाकिस्तान बेदम। इसी वजह से तो भारत के सामने आकर गिड़गिड़ाया कि सीज़फायर कर लो। अब हम आपको जम्मू, श्रीनगर, राजौरी, रामबन, उधमपुर, जैसलमेर, पठानकोट ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखानी ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि ये भारत उत्तर से लेकर पश्चिम तक जो हमारा सीमावर्ती इलाका है, वहाँ जो बड़े शहर हैं उस हिस्से से लगते हुए, पाकिस्तान की तरफ लगते हुए, ये उन शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज इन शहरों में जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहा है। भारत की चेतावनी के बाद कल पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का एक जगह भी उल्लंघन नहीं किया गया। सीमा पर पूरी तरीके से शांति बनी रही है। और इसके बाद आज इन शहरों में आप देखिए जनजीवन सामान्य होता हुआ, बाजार खुल रहे हैं, लोग एक बार फिर अपने कामकाज के लिए निकल रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई। वहीं जम्मू के विस्थापित कैंपों में रह रहे लोगों पर आज बड़ा फैसला होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। जो DGMO स्तर की बातचीत है, इसके बाद ही लोगों को वापस गांव लौटने दिया जाए या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन की जो टीम्स हैं वो सीमा से सटे इलाकों का दौरा करेंगी और जो सीमा पर गांव बसे हुए हैं पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा ताकि वहां पर किसी भी तरीके का कोई जिंदा शेल तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई विस्फोटक तो वहां पर नहीं पड़ा हुआ है, उसे नष्ट कर दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ मिलता है। आपको बता दें कि सीज़फायर से पहले LOC पर पाकिस्तान की फायरिंग के बाद कैंप में रह रहे थे लोग, यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था उनको सुरक्षित ठिकानों पर। और अब वापस इससे पहले उन्हें उनके गांव भेजा जाए, इसके लिए एक तो DGMO स्तर की जो बातचीत है जो दोपहर 12 बजे होगी उसका इंतजार है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अजय के पास लेकर चलेंगे। अजय से जरा जानते हैं, अजय जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर ये लोग रहते हैं और फिलहाल इनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया था, कैंप्स में अभी ये हैं, क्या तैयारी की जा रही है? दोपहर 12 बजे जो DGMO स्तर की बातचीत है उसी का इंतजार, उसमें क्या सहमति बनती है, तभी कोई फैसला लिया जाएगा इनको लेकर वापस इनके गाँव भेजने पर? दिक्कत आ रही है, हमारी दिक्कत आ रही है अजय, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, मैं इसको ठीक करवाती हूँ। दोबारा हम अजय का रुख करेंगे लेकिन इस बीच ज़रा आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आसिफ से जानते हैं। आसिफ, बीती रात पूरी तरीके से शांति बनी रही? श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ। बिल्कुल रोमाना, देखिए समूचे कश्मीर घाटी के बॉर्डर्स की बात करें तो आज रात भर जो है ये पहली रात रही जहाँ पे पूरी तरीके से शांति रही। बॉर्डर से भी या किसी भी इन इलाके से किसी भी तरह के सीज़फायर के उल्लंघन या फिर ड्रोन साइटिंग्स नहीं देखी गई। भले ही रोमाना ये जो
बॉर्डर डिस्प्यूट रहा, बॉर्डर की जंग तो नहीं कहेंगे, जो एस्केलेशन था भले ही 4 दिन रहा हो, लेकिन पिछले 22 दिनों में जो कुछ कश्मीर घाटी में घटा है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में बेसरन हुए हत्याकांड से लेकर कल जब सीज़ फायर की घोषणा हुई उस तक जितना डैमेज जम्मू कश्मीर को हुआ है, इसको पूरा करने में महीनों नहीं सालों लग सकते हैं। क्योंकि मैं अभी आपको बता सकता हूं कि भले ही आज रात भर शांति रही, लेकिन एयरपोर्ट अभी भी बंद है, स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं और जो एग्ज़ाम्स होने हैं उनको फ़िलहाल 16 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। यानी ज़मीनी लेवल पे अभी भी डर बना हुआ है। पर्यटन उद्योग जो कि तकरीबन 10% जो है GDP का जम्मू कश्मीर राज्य के लिए है, वो इस समय मैं बता सकता हूँ कि शून्य है। पिछले एक हफ्ते में कोई भी पर्यटक कश्मीर आया नहीं है। कश्मीर में सभी होटल, सभी पर्यटक स्थल खाली हैं, ज़ीरो पे आ गया है। और इसको इस नुकसान की पूर्ति जो होगी वो पूरा करने में सालों लग सकते हैं। सरकार ने भी इस बात के बाद जो जानकारी है वो हासिल करने की जो है घोषणा तो की है, लेकिन उसके पहले ये सुनिश्चित हो जाए कि DGMO स्तर पर जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है वो परमानेंट हो जाएगा, उसकी मॉडलिटी सेट हो जाएगी। उसके बाद ही जो यहाँ पे विस्थापित लोग हैं उनको बॉर्डर्स पे वापस जाने की अनुमति होगी। बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं इसी को लेकर जरा अजय का भी रुख कर लेते हैं। अजय, वही सवाल जो मैंने पहले पूछा था, जिसका जिक्र अभी आसिफ भी कर रहे थे श्रीनगर से, कि साहब पहले वो 12 बजे DGMO की बैठक हो जाए और उसमें तय हो जाए कि साहब ये जो युद्ध विराम है इसको लेकर बात बन जाए, सहमति हो जाए, तभी वापस लौटाया जाएगा लोगों को उनके गांव की तरफ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्थितियां बदली हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत में सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाया है, उसके 3 घंटे बाद ही रोमाना हमने देखा कि पाकिस्तान अपनी नीयत पर उतर आया और यहाँ पर LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में फायरिंग की। कल भी हम इन इलाकों में गए थे और ऐसे दर्जनों कैंप कठुआ से लेकर पुंछ तक स्थापित किए गए हैं जहां पर ये अंतर्राष्ट्रीय और LOC सीमा से सटे लोग जो हैं वो रह रहे हैं। कल वो ये बात कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अगर हम यहां से वापस घर जाते हैं और पाकिस्तान फायरिंग करता है तो ऐसी स्थिति में हमारी जान जोखिम में पड़ सकती है, हमारी जान कैसे बचाई जाए। तो कल तो वो पूरी रात जो है वो कैंप्स में ही रहे हैं। अब आज जो है प्रशासन, जम्मू प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ी खबर आई है कि आज 2 बातों पर रोमाना में कहूँगा बड़ा फैसला होगा। पहली बात ये कि जो लोग कैंप्स में रह रहे हैं, अगर DGMO स्तर की बातचीत जो है सफल रहती है, उसके बाद जो है इन लोगों को वापस अपने जो LOC और IB से सटे गांव है वहां पर जाने दिया जाएगा। लेकिन रोमाना उससे पहले इन सभी गांव को सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट करके शेलिंग की है, तो ऐसे में कुछ लाइव शेल्स वहां पर हो सकते हैं जो बाद में विस्फोट कर सकते हैं। तो ऐसे में उन सारी लाइव शेल्स की डिटेक्शन होगी, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और उसके बाद ही इन गांव वालों को वहां जाने दिया जाएगा। और दूसरा बड़ा फैसला रोमाना बता दूं, जो स्कूल कॉलेज पिछले करीब 1 हफ्ते से बंद है, वो क्या वो कल से खुलेंगे, इसको लेकर भी आज एक बड़ा फैसला आ सकता है कि आखिर क्या जो रौनक यहाँ सड़कों पर है वो स्कूल कॉलेजेस में भी कल से दिखेगी या नहीं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप, और सब कुछ जो है वो DGMO स्तर की बैठक पर ही एक तरीके से निर्भर फिलहाल नजर आ रहा है। दोपहर 12 बजे तक उसका इंतजार करना होगा। अखनूर लेकर चलेंगे आपको, दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, बीती रात सब कुछ शांत रहा यहाँ? जी बिल्कुल, बाकी इलाकों की तरह जम्मू के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर शांति रही। अखनूर में भी काफ़ी शांति रही, क्योंकि अखनूर बॉर्डर के बेहद करीब का इलाका है। गांव जो हैं, जो सटे हुए गांव हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन अब जबकि कल भी अखनूर में कुछ दुकानें खुली थी, आज भी कई सारी दुकानें खुली हैं। जम्मू की बात करें तो वहाँ पर भी अजय जैसे बता रहे थे कि वहाँ पर जीवन सामान्य नज़र आ रहा है, उसी तरीके से आप तमाम दुकानों को देखें, मार्केट को देखें तो एक एक करके खुलती हुई नज़र आ रही हैं। हालाँकि लोगों के मन में इस बात को लेकर अभी भी चिंता है कि पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पर कल भी जिस तरीके से लोग मार्केट में निकले तो थे, लेकिन एक डर के साथ कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से दोबारा फायरिंग ना शुरू हो जाए। परसों जिस तरीके से सीज़ फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने किया, उसके बाद लोग इसलिए ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि सीज़ फायर की जैसी घोषणा हुई तो जो लोग काफ़ी दिनों से अपने घरों से बाहर थे वो अपने घरों में वापस लौटे थे, और जब अचानक से फायरिंग शुरू हुई तो लोगों को अपने गाँव में जो बंकर बनाए जाते हैं उन बंकरों में रहना पड़ा। कल हम कई
इलाकों में गए थे जिनमें लोग बंकरों से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पे किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी कुछ भी करता है। और उस गांव में तमाम तबाही की तस्वीरें नज़र आ रही थी, लोगों के घर उजड़ गए थे, लोगों के मवेशियों की जान चली गई थी, खेतों में बड़े बड़े गड्ढे हुए थे, यानी कि खेती को भी बड़ा नुकसान हुआ था। तो वो जो मंजर लोगों ने देखा है पिछले 3-4 दिनों में, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डर है उनके मन में और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से शांति नहीं हो जाती, हालांकि बीती रात शांति में गुजरी है, तो ऐसी ही शांति 1-2 दिनों तक बनी रहेगी, तभी लोगों को शायद थोड़ी तसल्ली हो और लोग अपने घरों में लौट सके। रोमाना, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अजय बाचलू और आसिफ कुरैशी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है क्योंकि मसूद अजहर अभी बाकी है। वो मसूद अजहर जो न सिर्फ हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है बल्कि देश का दुश्मन नंबर 1 है। और मसूद अजहर का भाई आप जानते हैं मारा जा चुका, बहनोई मारा जा चुका, भतीजा खात्मा हो चुका। अब पुलवामा के गुनहगार की बारी है। छोटे कद का बड़ा शैतान मसूद अजहर, उम्र 58 साल, कद 5 फीट 4 इंच, पहचान माथे पर काला तिल, अरबी, फारसी, उर्दू और पंजाबी भाषाएं जानता है। जब जब मसूद अजहर का जिक्र आएगा, हिंदुस्तान 26 साल पहले की इन तस्वीरों को भूल नहीं पाएगा। 24 दिसंबर 1999, जब काठमांडू से दिल्ली के लिए IC-814 विमान ने उड़ान जरूर भरी थी, लेकिन उसे रास्ते में ही आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इंडियन एयरलाइंस के विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन हाईजैक के बदले भारत सरकार के सामने 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को रिहा करने की शर्त रखी गई थी। The hijackers want release of some people in Indian jails. They have so far identified only one name, मौलाना मसूद अजहर। आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, जिसकी रिहाई के लिए कांधार हाईजैक को अंजाम दिया गया था। पायलट के सिवा कोई कम्युनिकेशन नहीं, एक ही कम्युनिकेशन है जो पायलट के थ्रू हो रहा। गवर्नमेंट ने टेररिस्टों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, आप सोचिए। अगर छोड़ दिया तो लाखों लोगों के मन में क्या आएगी और एक गलत प्रेसिडेंस हो जाएगा। इसके बाद भविष्य के अंदर में भी टेररिस्ट बार बार अनेक हाईजैकिंग कर सकते हैं। 170 से ज्यादा जानों की सलामती के लिए आतंकी मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था। मसूद अजहर, उसने बॉम्बिंग किया था, एक हवाई जहाज को उल्टा था, उसको हमने रिहा कर दिया था जब कंधार में वो प्लेन गया था अफगानिस्तान में। तो दीज आर द मोस्ट वांटेड। अब अगर जो ऑपरेशन सिंदूर में हम इन दोनों को या तो खत्म करते हैं या पाकिस्तान या इंटरनेशनल समझे कि इनको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बना दें, तो भारत का फायदा होगा। और फिर 25 साल पहले साल 2000 में भारत के कब्जे से छूटने के फौरन बाद ही मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का गठन किया था। जैश के सरगना मसूद ने भारत पर सबसे ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। साल 2001 जब देश की संसद के परिसर में घुसकर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। संसद पर आतंकवादी हमले की पटकथा लिखने वाला मसूद अजहर ही था।
पर ही नहीं, 6 साल पहले कार बम धमाके के जरिए मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने श्रीनगर के पास पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में हिंदुस्तान के 40 जवान शहीद हो गए थे। मसूद अजहर ने इस हमले को 22 साल के एक युवा आतंकी के जरिए अंजाम दिलवाया था, जो हमले से 1 साल पहले कश्मीर में अपना गांव छोड़कर उसके आतंकी कैंप में भर्ती होने के लिए पाकिस्तान जा चुका था। और देखिए, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादी मसूद अजहर की सुरक्षा को और बढ़ा दिया था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ऐसी स्ट्राइक का अंदेशा था और इसीलिए माना जा रहा है कि मसूद अजहर को उसके बहावलपुर वाले ठिकाने से पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि मसूद अजहर देश का दुश्मन नंबर 1 कैसे बना और आतंक का इतना बड़ा आका बनने की उसके पीछे की कहानी आखिर क्या है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद मसूद अजहर की ये तस्वीर करीब 30 साल पहले की है, जब वो जम्मू की जेल में बंद था। अब आपको वो कहानी बताते हैं कि 30 साल पहले मसूद अजहर हिंदुस्तान के हत्थे कैसे चढ़ा था। साल 1994 जब मसूद अजहर फर्जी पासपोर्ट के जरिए श्रीनगर में सज्जाद अफगानी नाम के आतंकी से मिलने के लिए पहुंचा था, जो सोवियत अफगान युद्ध में शामिल रह चुका था। 11 फरवरी 1994 जब मसूद अजहर सज्जाद अफगानी के साथ किसी मीटिंग से वापस लौट रहा था, तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल लेने के लिए वो ऑटो रिक्शा से पेट्रोल पंप पर पहुंचे, लेकिन सेना ने दोनों को धर दबोचा था और इसके बाद मसूद अजहर को जम्मू की जेल भेज दिया गया था। बताया जाता है कि जम्मू की जेल में रहते हुए मसूद अजहर ने सुरंग खोदकर भी जेल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। उससे पहले उसने कोशिश की थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी कहानी है, एस्केप तो नहीं हो सका। हमारे जेल में था, फिर दिल्ली में लाया और हमने उसको वापस किया, मसूद अजहर को। मसूद अजहर 20 साल की उम्र में पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे में शामिल हुआ था। मसूद अजहर आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से 1989 में जुड़ा, जब उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मसूद अजहर ने कराची से पढ़ाई की थी और हरकत उल मुजाहिदीन ने मसूद अजहर को इसके बाद ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान के कैंप में भेज दिया था। पाकिस्तान में पलने वाले तमाम आतंकवादियों को ऐसे ही कैंपों में भेजकर प्रशिक्षण दिया जाता है। 36 साल पहले जब मसूद अजहर 20 साल का था, तो वो भी ऐसे ही कैंप में पहुंचा, जहां 40 दिन का पूरा कोर्स कराया जाता था। लेकिन ट्रेनिंग देने वाले कमांडरों को मसूद अजहर शारीरिक रूप से बेहद कमजोर लगा था। कमांडरों ने मसूद अजहर को आतंकी ट्रेनिंग देने से मना कर दिया और ऐसे में वो अफगानिस्तान में जिहादियों की बूट कैंप का हिस्सा नहीं बन पाया। मसूद अजहर महज 1 हफ्ते ही अफगानिस्तान में आतंकी कैंप में रहा और उसे वापस लौटना पड़ा। इसके बाद आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन ने हर महीने निकलने वाली मैगजीन का जिम्मा मसूद अजहर को सौंपा, जिसमें सिर्फ नफरत फैलाई जाती थी। जहर उगलने में मसूद अजहर माहिर था। मैगजीन के जरिए हरकत उल मुजाहिदीन को आतंकी फंड जुटाने में भी मदद मिली और मसूद अजहर के जिहादी भाषण पसंद किए जाने लगे और इसके बाद ही मसूद अजहर आतंकियों की, आतंक के आकाओं की आंखों का तारा बन गया। 1999 में कंधार हाईजैक कांड के बाद हिंदुस्तान को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था और ये अब तक देश की सबसे बड़ी टीस है, जो उसको मिटाए बिना मिटेगी नहीं। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का चीफ है और वो भारत का दुश्मन नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो बॉम्बे अटैक में इन्वॉल्व था, पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व था, पुलवामा में इन्वॉल्व था, पठानकोट में इन्वॉल्व था, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था और जाने कितनी ही हत्याएं, कितना ही वो खून खराबा भारत में कर चुका है। सही बात है कि इसका खत्म होना बहुत जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए। मसूद अजहर
भारत का दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि भारत की कैद से छूटने के बाद उसने जब जैश ए मोहम्मद का गठन किया, उसके बाद वो देश में 6 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है, जिसमें संसद अटैक से लेकर पुलवामा और पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला तक शामिल है। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनका पार्थिव शरीर आपको बता दें उनके पैतृक गांव पहुंच रहा है और बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को पटना में गार्ड ऑफ ऑनर आज दिया गया है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग में बिहार के छपरा के रहने वाले ये बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जो शहीद हुए। स्वर से इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इनको नमन कर रहे हैं। और एक ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के छपरा के रहने वाले शहीद मोहम्मद इम्तियाज। भारत माता पर इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सबसे बड़ा बलिदान, प्राणों का बलिदान भारत माता के अर्पित कर। और ऐसे में अब मोहम्मद इम्तियाज को ये विदाई दी जा रही है, गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया है मोहम्मद इम्तियाज को। पटना में जिस समय उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, वहीं पर ये राजकीय सम्मान शहीद मोहम्मद इम्तियाज को दिया गया है। छपरा के लाल हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। सारे नेता भी जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग में बिहार के छपरा का रहने वाला ये बेटा जो शहीद हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।